हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। हम लोग सीबीएसई के सैम्पल पेपर के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक 34 वाला जो कैश फ्लो वाला क्वेश्चन था वो हमारा छूटा हुआ था। एक क्वेश्चन पिछला हमारा 3 नंबर का छूटा हुआ था, तो उन दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बात। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है कैश फ्लो का, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और ये कैश फ्लो वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, तो इसे अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है बात। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो आपको फ्लैश हो गया है। क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, एक केस स्टडी टाइप हमें पढ़नी है और उसके बेस पर हमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमने बनाना होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमें करना क्या है अल्टीमेट लेवल पर। तो कहता है कि आशना एन एल्यूमिनस ऑफ सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड हर स्टार्टअप स्मार्ट पे इन 2015। तो उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया स्मार्ट पे के नाम से, जैसे गूगल पे ये सब कुछ है ना, फोन पे वगैरह है, तो उन्होंने एक स्मार्ट पे के नाम से एक ऐप स्टार्ट करी होगी। और सिमिलर स्मार्ट पे इज अ सर्विस प्लेटफॉर्म दैट प्रोसेसेस पेमेंट via UPI and POS and provides credits of or loan to their clients। ठीक है बात। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1। एक बात बिल्कुल हाईलाइटेड है और नोट करने लायक है, दैट व्हाट आर द बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर बांट रहा हूं, है ना, जैसे दीपावली में हम फ्री में सैलरी देते हैं ना 1 महीने की, ऐसे कंपनी की पॉलिसीज रहती हैं। कई कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि अपने एम्प्लॉयज को दीपावली के टाइम पर 1 महीने की सैलरी वो लोग फ्री में दिया करते हैं, दैट इज बोनस सैलरी। तो ऐसे ही हम अपने शेयर होल्डर को अपने साथ बने रहने के लिए, उन्हें मोटिवेट रखने के लिए कई बार बोनस शेयर इशू कर दिया करते हैं। अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि जो इक्विटी कैपिटल में इंक्रीजमेंट हुआ होगा, उस इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बात। चलिए आगे है, बात करते थे प्रॉफिट ऑफ स्मार्ट पे इन द ईयर 2021 एंड 22 आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशन वाज ₹7,50,000। कि प्रॉफिट सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, सारे खर्चे निपटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 750 का बचा। दिस प्रॉफिट वाज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। क्या थे वो? इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लॉस ऑन मशीनरी की बात करी है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर बात करी है, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव की बात करी है, और टैक्स रिफंड की बात करी है। फिर नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल की, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की, जनरल रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की, कैश इन हैंड की, मशीनरी की, 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करी है, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रखी है, गुडविल की बात कर रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रखी है। फिर एक आधा एडजस्टमेंट हमारे पास है। ठीक है, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹20,000 कह रहा है। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 160 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹2 लाख बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक बात। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, दूसरी बात। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी बात। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चौथी बात। एंड कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पांचवी बात। तो यहां पर हमें 5 टुकड़ों में कैश फ्लो को करना है सॉल्व, मतलब अलग अलग तरीके से वो करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको अलग से निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज अलग से निकालना है। अगर ऐसा है तो हमें बेटा फॉर्मेट के ऊपर तो बिल्कुल काम नहीं करना, हमें फॉर्मेट नहीं मेंटेन करना है, फॉर्मेट के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है बात। अब बशर्ते कि बच्चे आपको ना जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के ऊपर बहुत बेहतरीन आप लोग की कमांड होनी चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है बात। तो मैं आपको हल्का सा एक फ्लैशबैक दे दूं, मैं फ्लैश करवा रहा हूं। देखो यहां पर लिखा है कि बैलेंसेस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एज पर द बैलेंस शीट आर गिवन डिफरेंट बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इन द नोट रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो कहानी ये कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट का बैलेंस गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर, उन दोनों का डिफरेंस जो हम निकालते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है। यहां लेकिन हमें साफ साफ दिया है 750 का, भाई क्या है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसमें क्या क्या हमको ऐड करना पड़ता है सो दैट कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंच जाएं। तो मैं आपको हल्का सा फ्लैशबैक करवा रहा हूं। वहां पे लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर दोबारा से ऐड होता है,
इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दोबारा से ऐड होता है, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व दोबारा से ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर दोबारा से ऐड होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया हो बच्चे, डेबिट का मतलब वो खर्चे की साइड दिखाया गया हो तो उसको दोबारा हम ऐड करते हैं बशर्ते कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, जो चीज कंपनी के अंदर बार बार नहीं होती, रिपीट नहीं होती, बाई चांस तुक्के से हो जाती है वो चीजें, है ना। जैसे हमें लॉस बाय फायर हुआ, भाई ये लॉस बाय फायर होना एक तुक्का था, मतलब एक हो गई चीज, बिल्कुल असामान्य बात है, एबनॉर्मल चीज है, तो एबनॉर्मल चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती हैं। ठीक है बात। रिफंड ऑफ टैक्स दोबारा से प्लस होता है, सॉरी लेस होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोबारा से बच्चे लेस होते हैं। तो ये हमारा रहा फॉर्मेट, मतलब जो इसका फॉर्मेट था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने का, वो क्या स्कीम थी हम लोग को पता होना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बच्चे। ठीक है बात। देखिए बच्चे, तो पहले जो हमने हमसे पूछा है उसने पूछा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना रहा होगा, वो हमें निकालना है। हमें फॉर्मेट, मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर आपकी कमांड हो अच्छे से, है ना। तो फॉर्मेट आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर भी भेज दूंगा दोबारा से एक बारी, वो फॉर्मेट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फॉर्मेट के ऊपर आपकी अगर कमांड है ना, और अगर फॉर्मेट के जो टर्म उसमें लिखे जाते हैं अगर पता हो कौन से ऐड होने हैं कौन से लेस होने हैं विद रीजन अगर आपको पता हो, फिर कैश फ्लो वाला टॉपिक फिर टफ नहीं है, अगर वो आपको नहीं पता फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है बात। तो फॉर्मेट में आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, फॉर्मेट दोबारा देख लीजिएगा एक बार, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। देखो आप क्या है, नेट आफ्टर जो टैक्स हम लोग को दिया है उसने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है हम लोग को 7,50,000 रुपए। ठीक बात। हमने कहा इसमें क्या क्या ऐड होता है भाई, इसमें ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड भी ऐड होते हैं, लेकिन कौन से ईयर के, प्रीवियस ईयर के। तो नीचे वाले एडजस्टमेंट में आप लोग जाओ, क्वेश्चन खोल के आप लोग अपने सामने क्वेश्चन लेके बैठिएगा। तो लास्ट की लाइन में हमें लिखा है प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर कितना है वो दे रखा है भाई। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर हमें दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर ऐड होता है, यानी जो इस साल का बैलेंस है वो तो करंट ईयर का है, और जो पिछले साल का है वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू फायर, ये चीजें तो टैक्स के रिगार्डिंग हो गई। और लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू फायर ये एक ऐसा आइटम है विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ कैसे, फायर से हमारी गुड्स बर्बाद हुई या हमारी एसेट बर्बाद हुई, तो ये हमारी लॉस है, बट कैसी लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। तो हमने वहां दिखाई होगी, हम दोबारा इसलिए इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है बात। तो अब इंटरिम डिविडेंड 90,000 रुपए है, प्रपोज डिविडेंड आपका 61 है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर 80,000 रुपए दिया हुआ है, लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू फायर आपकी 20,000 रुपए दी है। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें बच्चे तो ये हमारा आ रहा है 11 लाख रुपए। ठीक है बात, ये हमारा आ रहा है 11 लाख रुपए। बात करें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ एसेट्स जो हमको हुआ था ड्यू टू फायर, वो 10,000 रुपए हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया था। अगर रिसीव किया था तो भाई एक बार पहले ऐड किया होगा, और ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तहत हुआ, ये पहले प्लस कर रखा था, दोबारा इसको माइनस करना पड़ेगा, तो लेस कर रहे हैं। और दूसरा जो टैक्स रिफंड था वो पहले प्लस कर रखा हो, आप दोबारा माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट लेवल पर ये 30,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ हमने 30,000 रुपए लिखा। तो 11 लाख से अगर हमने 30,000 रुपए घटाया तो ये आया हमारा बच्चे 10,70,000 रुपए। तो 10,70,000 रुपए हमारा आया, वो हमारा क्या आया बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमारा निकल आया। ठीक है बात। तो पहला केस तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले केस की ओर हम लोग बढ़े तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, एक बारी कर लें, एक बार समझ लें इस बात को आराम से, फिर हम इसका सेकंड वाला केस करते हैं बच्चे। चलिए बेटे, तो सेकंड बात अगर हम करें तो हमें पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालो, ये हमको निकालना है। तो इसका जो फॉर्मेट के अंदर कैलकुलेशन का तरीका हुआ, ठीक है, वो क्या रहता है बेटे, आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस फॉर्मेट को देखिएगा, एक बार ऑब्जर्व करिएगा, फिर करने बैठिएगा क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। तो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसमें सबसे पहले हम इसकी मदद लेंगे। अगर हमें कैलकुलेट करना है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आया था, अभी हमने निकाला था 10,70,000 रुपए, वो उसकी हेल्प ले लेंगे हम उसमें। अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, नॉन ऑपरेटिंग ऑब्लिक कैश एक्सपेंसेस। ऐसे वो सारे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग रहे होंगे, नॉन कैश रहे होंगे, वो दोबारा से प्लस किए जाएंगे। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो रही, या नॉन ऑपरेटिंग जो आपकी इनकम रही, या नॉन कैश जो आपकी इनकम रही, उनको आप दोबारा से माइनस करिएगा, तो यू विल गेट दी आंसर्स ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अगर हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या हुए। नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब ऐसे वो सारे काम जिन पर आपने पैसा तो खर्च किया, लेकिन आपका वो काम था नहीं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं ना, अगर आप एक कपड़े की दुकान चला रहे हैं मान लिया, तो आपका कपड़ा खरीदना और बेचना ठीक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आया, कोई दिक्कत परेशानी इस बात में नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, पुराना कुछ कबाड़ बेच रहे हैं, कबाड़ खरीद रहे हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है जो आपके बिजनेस से हटकर हैं वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। बिजनेस के अंदर अगर हम आए तो नॉन ऑपरेटिंग क्या हुआ भाई, किसी कंपनी के लिए डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना, बैंक लोन पर इंटरेस्ट देना, है ना, तो इस तरीके के हम काम कर रहे हैं, अपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इनको हम एज अ खर्चा दिखा रहे हैं, लेकिन खर्चा है, कंपनी के खर्चे तो हैं, लेकिन खर्चे कैसे हैं भाई, नॉन ऑपरेटिंग। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आप चीजें बेचने वाली कंपनी है, तो आपने ये कहाँ का आपका काम हुआ, तो आपका ये काम था ही नहीं, तो फिर वो सारे के सारे आइटम नॉन ऑपरेटिंग कहलाते हैं। नॉन कैश आइटम क्या कहलाते हैं, नॉन कैश आइटम का मतलब हुआ आपने डेप चार्ज किया, डेप चार्ज करने से कंपनी का कैश कहीं गया थोड़ी, कंपनी का कैश कहीं थोड़ी जाता है, आप डेप लगा देते हैं, लेकिन उससे आपको लॉस भी आप दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको टू साइड आप चार्ज कर रहे हैं, वेरी फाइन, लेकिन क्या उससे कहीं कैश जा रहा है, नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो फिर नॉन कैश आइटम है, दोबारा से प्लस किया जाएगा। ऐसे ही आपने गुडविल को एमोटाइज कर दिया, मतलब गुडविल पहले 80 की थी, अब आप दिखा रहे हैं 30 की है, तो 50,000 रुपए कहां चला गया भाई, आपने एमोटाइज कर दी, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब गुडविल को राइट ऑफ करने से नुकसान तो आपने दिखाया, लेकिन गुडविल से को राइट ऑफ करने के बाद पैसा कहीं गया थोड़ी, तो उसी को नॉन कैश आइटम हम लोग बोल दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस हुआ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश के अंदर, है ना। तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको दोबारा फ्लैश करवा दे रहा हूं, एक बार देखिए इसमें क्या क्या ऐसे आइटम है जो यहाँ पर प्लस होने वाले हैं, या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। देखिए बात करें अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें क्या है, पहले उसके ऊपर हम बात कर लें, ठीक है। बात देखें एक बार क्वेश्चन आराम से, क्वेश्चन में आपको फ्लैश करवा रहा हूं। देखो इसमें पहली बात ऊपर से लिखा है इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप लगाना मशीन पर इज एन एक्सपेंसेस, ठीक है, बट इट इज द नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो दोबारा से ऐड होगा, ये है नॉन कैश आइटम, दोबारा से ऐड करने वाले हैं हम लोग इसको, ठीक है। बात तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि ये दोबारा से बच्चे ऐड होने वाला है, ठीक है। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर कर लिया हम लोगों ने, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव हमने किया। देखो इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने 30,000 रुपए बच्चे रिसीव कर रखा है, ठीक है। कैसे, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हमारे हैं, उन पर 30,000 रुपए रिसीव किया गया है, इनकम तो हुई है, लेकिन कैसी इनकम बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है दोबारा से लेस की जाएगी, ठीक है। बात ये वाला लेस होने वाला है। टैक्स रिफंड का काम हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। बात बाकी और इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इनकी तो बात हम नहीं करते, इसमें ऐसा कोई आइटम आता नहीं है। गुडविल की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुडविल के रिगार्डिंग चीजें रहती हैं। तो गुडविल पहले है देखो 80,000 रुपए की, अब है 30,000 रुपए की, क्या मतलब हुआ, पहले गुडविल 80 की थी, अब 30 की, भाई जो वैल्यू कम होगी ना 50,000 रुपए की, वो कहां चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है एमोटाइज किया होगा। लेकिन नीचे गुडविल के रिगार्डिंग एक पॉइंट फिर दे दिया, गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 20,000 रुपए, इस साल गुडविल खरीदी भी गई 20,000 रुपए की, तो यानी अब हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि गुडविल एमोटाइज करी है या फिर गुडविल की वैल्यू बड़ी है, वाकई में देखना पड़ेगा अल्टीमेट लेवल पर हुआ क्या है। तो इसके रिगार्डिंग अभी हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो प्लस और माइनस होने वाले हैं बच्चे, ठीक है। बात देखिए बेटे, अब देखो हमने क्या क्या यहाँ पर आइटम लेने हैं, तो हमने कहा भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो हमारा आया था 10,70,000 रुपये, वो हमने लिख दिया, ठीक है। बात अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हैं या फिर नॉन कैश आइटम जो है उनको ले लें, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग ऐसा कोई खर्चा हमने दिखा नहीं रखा है जो नॉन ऑपरेटिंग हो, तो ऐसा कोई खर्चा पूरे क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा तो कुछ नहीं है। नॉन कैश खर्चा है क्या कुछ, हाँ बिल्कुल है, डेप्रिसिएशन है, और गुडविल को एमोटाइज करके दिखाया गया है। कैसे गुडविल एमोटाइज करी मैंने, कैसे निकाला, गुडविल एमोटाइज का फॉर्मूला हुआ ओपनिंग गुडविल प्लस परचेज गुडविल माइनस क्लोजिंग गुडविल, ये गुडविल एमोटाइज का फॉर्मूला है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, तो ये कर लीजिएगा आराम से, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। गुडविल एमोटाइज का मतलब हुआ ओपनिंग गुडविल प्लस परचेज गुडविल माइनस क्लोजिंग गुडविल। ओपनिंग गुडविल हमें देखो 80 दे रखी है, जो पिछले साल की गुडविल है ना, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहां देखिए आप 80,000 रुपए आपको ओपनिंग गुडविल दे रखी है, यानी पिछले साल की जो गुडविल है दैट इज ओपनिंग गुडविल, वो 80 आपको दे रखी है। परचेज कितनी करी आपको, एक एडजस्टमेंट फर्दर एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, वहां पे लिखा है कि 20,000 की गुडविल इस साल परचेज करी गई, अगर करी गई तो ये 20,000 रुपए लिखा, माइनस क्लोजिंग जो है वो जो इस साल का बैलेंस आपको गिवन है ना दैट इज क्लोजिंग गुडविल, तो वो 30,000 रुपए बच्चे है। तो 80 और 20 1 लाख, 1 लाख से 30 घटाया तो बच्चा बेटा 70,000 रुपए, तो 70,000 रुपए गुडविल एमोटाइज का बैलेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। माइनस हम लोग अगर करें, भाई कोई इनकम तो ऐसी नहीं है ना जो नॉन ऑपरेटिंग रही हो, नॉन कैश आइटम रहा हो, बिल्कुल थी, एक लिखा था इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम आना
कैसी इनकम है भाई? ये आपकी ये इनकम है, इन्वेस्टिंग की इनकम है, लेकिन ये ऑपरेटिंग थोड़ी है। अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया जाएगा। ठीक है, तो दोबारा इसको इसलिए लेस कर रहे हैं। तो इतनी चीजें आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली हैं। तो 1070 तो एज इट इज आएगा, डेप्रिसिएशन 40 का काटा, डेप 40 का साफ साफ दिया हुआ है, गुडविल एमोटाइज 70,000 क्या ये निकाला हमने, स्पेशल नोट इसके ऊपर डाल दीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा। और इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो 30,000 रुपए के गिवन है। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर हम देखें तो भाई ये 1070 में अगर हम 40 जोड़े तो ये आएगा आपका 11,10,000 रुपए, और 11,10,000 में 70 जोड़े तो 11,80,000 रुपए। 11,80,000 से अगर हम 30 घटाएं तो बचेगा हमारा 11,50,000 रुपए। तो जो 11,50,000 रुपए बचा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। हमारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है वो बेटा 11,50,000 रुपए की है फिलहाल। ठीक है बात? चलिए बच्चे, थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमसे पूछा गया है कि भाई वो क्या होगा। तो देखो मैं एक बार दोबारा आपको क्वेश्चन फ्रेश करवा रहा हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? यू नो वेरी वेल कि हमने जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनकी हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें ना हमने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्वेश्चन देखो, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, बट ये मशीन की जानकारी के रिगार्डिंग है, तो बात कर लेंगे क्या है इसका मतलब। अगली बात करें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर। फायर से जो मशीनरी का हमको लॉस हुआ था उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी से हमने 10,000 रुपए रिसीव किए हैं। ठीक है बात? ये 10,000 रुपए रिसीव करना इनफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ही थ्रू ये कहीं ना कहीं 10,000 रुपए हमको आया हुआ है। एक तो ये हमारे काम का है हेड। ठीक है, फिलहाल की केस में इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव हमने किया 30,000 रुपए, ये हमारे काम का है कि हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे 30,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव किया। ये है कहीं ना कहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि नॉन करेंट है, फिक्स वाले इन्वेस्टमेंट है, तो इससे हमको इनकम हुई, ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। ठीक है बात? उसके बाद अगर हम बात करें नीचे वाले हेड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको जो दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जनरल रिजर्व हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कैश इन हैंड नहीं होता। मशीनरी की अगर हम बात करें, बिल्कुल हमारा इन्वेस्टमेंट है, पहले 2 लाख की थी, अब 3 लाख रुपए की है। तो क्या 1 लाख की मशीन खरीदी है? इसका निर्णय हम तब लेंगे बेटे जब हम इसका अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट क्यों खोलेंगे? क्योंकि ऊपर डेप की भी बात कही है मशीनरी पर, देखो ऊपर लाइन में लिखा है ना, डेप और मशीनरी 40,000 रुपए, और उसी मशीन पर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000 का लॉस भी हम लोग को हुआ है। तो अल्टीमेट लेवल पर हमको देखना पड़ेगा कि मशीन से हमको इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, मशीन का हमें स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है बात? बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। गुडविल हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता जब तक कि हमने गुडविल खरीदी नहीं है, लेकिन यहाँ गुडविल खरीदी गई है 20,000 रुपए की। अगर 20,000 की गुडविल खरीदी गई है तो इसका यह मतलब हुआ कि भाई 20,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है बात? प्रोविजन फॉर टैक्स की बात हम नहीं करेंगे। तो इतने हेड हमारे बच्चे काम के हैं। ठीक है बात? चलिए करते हैं इनके ऊपर बात। चलिए बच्चे देखें आप लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग में कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना और क्या क्या हमारी चीजें आ रही, मैंने सॉल्व कर दिया आप लोग के लिए, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जा रही है। तो आप देखें, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना ऑन दी मशीनरी ड्यू टू फायर, जिसके जो लॉस हमको हुआ था उस पर हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया, तो ये भी अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है भाई? देखो जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ना, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमें देखो एक जगह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की जानकारी हमको दी गई है। तो वहां पर पहले वो 3 लाख के थे, वो 4 लाख के हो गए। अगर वो पहले 3 लाख के थे, अगर आप 4 लाख के हो गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने 1 लाख के नए इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। तो इसलिए हमने लिखा है माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक बात? मशीन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि इसकी डेप्रिसिएशन की जानकारी ऊपर, फिर मशीन की जानकारी नीचे, इस पर लॉस की बात कही गई है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं मशीनरी के रिगार्डिंग। अगर ऐसा किसी हेड के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कही गई हो, है ना, ऊपर भी नीचे भी, अगर ऐसा कुछ हो तो उसका स्पेशल अकाउंट खुलता है। तो यहाँ मैंने अकाउंट खोला मशीन का। मशीन का अकाउंट खुलता कैसे है? जो मशीन की वैल्यू दी है ना पिछले साल की, वो बैलेंस बीडी है। जो इस साल की वैल्यू दी है वो बैलेंस सीडी है। और ये मेरी वैल्यू किसी काम की नहीं है, बस मेरा द्वारपाल होने का काम करेंगी। टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, टू बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए। अब डेप काटने का काम बाई साइड करिएगा। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा 40,000 रुपए। लॉस को हम हमेशा बाई साइड चार्ज करते हैं। बाई लॉस बाई फायर करा 20,000 रुपए, ये हमने चार्ज कर दिया। और कोई आइटम है नहीं जो इसमें आना चाहिए। ठीक है, 3,20,000 और 40,000, तो अल्टीमेट लेवल पर 3,60,000 हुआ। 3,60,000 से 2 लाख घटाया, बचा 1,60,000। ये 1,60,000 इस साइड बैलेंस मतलब बचने का मतलब है कि हमने मशीन खरीदी होगी टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी है एक्चुअली, और ये बैलेंसिंग फिगर भी है। ठीक
ठीक है बात, आपको समझाने के लिए किया है, एग्जाम में आपने ऐसा लिखना नहीं है। तो 1,60,000 रुपये आपका ये मामला अल्टीमेट लेवल पर हुआ। ठीक बात, गुडविल हमने परचेज करी थी, ये भी हमारा अंडर दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खर्चा हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो लिखा मैंने 20,000 रुपए। ठीक हो गई बात। अब अल्टीमेट लेवल पर हम देखें इसमें इनफ्लो हो रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है, भाई 30 और 10 40,000 रुपए आपको अल्टीमेट लेवल पर आए, 1,00,000 1,60,000 और 20,000 आपके चले गए। गए कितने, 1,00,000 1,60 2,60 और 20 2,80 2,80 आपका चला गया, आया कितना 40,000 रुपए। 2,80 चला गया, 40 आया, मतलब कि आपके पास अल्टीमेट लेवल पर आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ 2,40,000 रुपए का। तो अब यहाँ पर आंसर लिखें 2,40,000 और ये है आपका बच्चे आउटफ्लो, ये आपका है आउटफ्लो का मतलब हुआ पैसा आपका ज्यादा खर्च हो गया, इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा खर्च हो गया आने के बदले। ठीक है बात, तो तीसरा पॉइंट हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बेटे, काफी लेंथी क्वेश्चन है तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, तो आप समझते जाए हेड्स को, और इतना टफ है नहीं, अदरवाइज आप समझते जाइए, प्रयास करिए समझने का, बस आपकी कमांड फॉर्मेट के ऊपर हो, वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर आगे बढ़ने का काम हम लोग करते हैं। चलिए बच्चे, चौथी एक्टिविटी में देखें तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा आपको फ्लैश करवा रहा हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ आपकी कंपनी में कैश कहाँ कहाँ से आया। ठीक है बात, तो देखो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें जानकारी दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 लाख थी, अब 12 लाख रुपए हुई, यानी 2 लाख रुपए आने के चांसेस थे यहाँ पर। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो शेयर हैं कंपनी के, वो कंपनी ने इस साल के जो शेयर इशू करवा रखे हैं बोनस शेयर रहे थे। बोनस शेयर का मतलब मुफ्त में शेयर दिए गए। अगर मुफ्त में शेयर दिए गए हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि बेटे कैश तो फर्म के अंदर बिल्कुल नहीं आया। अगर कैश नहीं आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला हेड किसी काम का नहीं है। आगे बढ़े, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की कोई बात नहीं है इसमें, जनरल रिजर्व की हम बात नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं करेंगे, कैश इन हैंड की बात हम नहीं कर सकते, मशीनरी 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात हम नहीं कर सकते, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ से पैसे आने के चांसेस हैं। देखें क्या हो रहा है, पहले 2 लाख के हैं और आप 250 के हो गए। ठीक है बात, तो यहां पर से हमको कैश रेज फ्रॉम द बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, पहला हेड तो हमारा ये आ गया बच्चे। बाकी हमारे पास कैश कहीं से जनरेट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कैश कहीं से नहीं आया है। बाकायदा हमने इंटरिम डिविडेंड पेड किया 90,000 रुपए का, वो हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई 90,000 रुपए पे कर रखा है। फिर जो नीचे सेकंड वाला जो पॉइंट है ना बेटा, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज रुपीज 160 दिया है ना, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का तो था 22 का, और 160 है 21 का, मतलब 2021 का 160 है और 22 का है बेटे 2 लाख रुपए। तो जो 160 वाला बैलेंस है ना प्रीवियस ईयर का, वो इस साल पे किया जाता है। तो अगर इस साल पे किया हुआ तो वो भी हमने खर्चा दिखा रखा होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, तो वो भी हमारा खर्चा हुआ। बस इतने ही हेड हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर बच्चे अल्टीमेट लेवल पर आ रहे हैं। ठीक है बात, तो अगर हम बात करें कि हमें कहां कहां से कैश आया, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें जहां से हमें कैश जनरेट हुआ हो, सिवाय कैश रेज्ड फ्रॉम द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से हम लोग को कैश आया है 50,000 रुपए, वो हमने लिखा बच्चे। ठीक है बात, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड हमने 90,000 रुपए कर रखा है, वो हमने लिख दिया। फाइनल डिविडेंड पेड की अगर हम बात करें तो हमने 1,60,000 का ये पे कर रखा है बच्चे। ठीक है बात, तो अल्टीमेट लेवल पर अगर इफेक्ट देखें तो 160 हमारा 160 और 90 ये 2 बार हमारा जो कैश चला गया अल्टीमेट लेवल पर 160 और 90 को प्लस करेगा तो आएगा आपका 2,30,000 रुपए। सॉरी 2,60,000 और 40 यहाँ चला गया 2,50 आपका बनेगा। 2,50 में से अगर 50,000 रुपए लेस कर दीजिएगा तो आपका अल्टीमेट लेवल पर 2 लाख बनेगा, और 2 लाख भी आपका आंसर माइनस में आ रहा है। तो 2 लाख आपका माइनस में आंसर आ रहा है, वो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, आखिरी बात हमसे पूछी है क्वेश्चन ने, ठीक है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमसे आखिरी बात पूछी है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ जो कैश है ऑलरेडी और जो कैश के इक्वल है। तो भाई आपका देखो क्लोजिंग कैश कितना है, आप ये देखें कि हमारा जो क्लोजिंग कैश है वो कितना है, मतलब जो इस साल का कैश है ना वो क्लोजिंग कैश हुआ वो कितना है वो देखें, और प्लस इसमें हम करें मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमको दे रखी होंगी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, ये 2 चीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच्चे निकल आएगा। बात करें हम क्वेश्चन के ऊपर ना, तो हमें जो दे रखा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमको दे रखा है फिलहाल यहाँ पर 2 लाख रुपए का। क्लोजिंग इस साल का जो कैश है वो क्लोजिंग कैश में वो 2 लाख रुपए गिवन है हम लोग को, और मार्केटेबल सिक्योरिटी वो 1.5 लाख रुपए गिवन है इस साल की। करंट ईयर का देखिएगा
150 हमको गिवन है ना। अब अपना दिमाग नहीं बढ़ाना कि ओपनिंग में हम वाला ऐड करते हैं, वाला ऐड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ साफ साफ पूछा गया क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना है, तो सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर काम करना है, यानी जो करंट ईयर वाले हेड है ना उन पर काम करना है। तो भाई करंट ईयर का क्लोजिंग कैश जो है वो 2 लाख रुपए, और जो मार्केटेबल सिक्योरिटी इस साल की है वो 150 है। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आपका आया बच्चे 3,50,000 रुपए। ठीक है बात। तो यहाँ पर 3,50,000 रुपए पे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन रहा है। ठीक है बात। चलिए, तो इतनी बात हम लोग आज कर ले रहे हैं। तो थर्ड वाला एक जो क्वेश्चन 3 नंबर का छोटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है, तो फिर इससे ज्यादा लेंदी अगर मैं उसे बनाने बैठूंगा तो 10 मिनट वो भी खा देगी, तो काफी लेंदी वीडियो हो सकती है। तो इतना आप लोग करिए, और वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। आपसे सिर्फ लिमिटेशन ऑफ उसमें रेशियो की क्या लिमिटेशंस हैं ये आपसे पूछा गया है अल्टीमेट लेवल पर। तो मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन उस क्वेश्चन को कर दूं एक बार। ठीक है, मैं क्वेश्चन खाली एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। मैं मोटे तौर पर आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन कौन सा है वो। देखो क्वेश्चन मैं आपको फ्लैश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका, लाला लिमिटेड एंड बाला लिमिटेड यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, का मतलब क्या हुआ, देखो अकाउंटिंग में डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के मामले रहते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के 2 तरीके थे, एक तो WDM मेथड था, एक SLM मेथड था, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड था एक, दूसरा था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और दोनों से हम लोगों ने देखा था कि जो आंसर्स थे वो डिफरेंट आ रहे थे हमेशा। आपने गौर किया होगा कि आंसर आपके हमेशा डिफरेंट, अगर आप WDM मेथड फॉलो करेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा, अगर आप फिक्स मेथड फॉलो करेंगे यानी SLM फॉलो करेंगे तो आपका मेथड SLM यूज करने के उससे आपका जो अमाउंट है वो डिफरेंट आ रहा होगा। ऐसा ही यहां भी हुआ। These variation leave a big question mark on the cross sectional analysis of comparison of these two firms was not possible। अगर अलग अलग कंपनी की पॉलिसीज हैं किसी चीज को करने की, किसी चीज को निकालने की, तो भाई अगर आप उसका क्रॉस एनालिसिस करेंगे ना, उन दोनों कंपनीज को आपस में कंपेयर करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है बात। तो ये एक लिमिटेशन हुई रेशियो की। तो identify the limitation of ratio analysis highlighted in the above situation, also explain any 2 other limitation of ratio analysis apart from the identified above। यानी जो ऊपर हमको कमियां बताई गई है ना, जो कमियां हमको ऊपर बताई गई हैं लिख कर कि भाई क्रॉस एनालिसिस नहीं हो पा रहा क्योंकि कंपनी अलग अलग मेथड फॉलो करने जा रही है। तो अगर ऐसा है, ऊपर की जो दिक्कत है वो तो भाई एनालिसिस अगर आप करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कोई 2 लिमिटेशन आपको फिर बतानी है कि वो कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर है बच्चे, वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एज लिमिटेशन इज हाईलाइटेड इन दी गिवन स्टेटमेंट। ऊपर की जो स्टेट, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं भी आंसर आप इसका, तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका आंसर होगा कि वेरिएशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, एज लिमिटेशन इज हाईलाइटेड इन दी गिवन स्टेटमेंट। ऊपर की जो स्टेटमेंट है उसमें हमको बताया गया है कि भाई जो अलग अलग प्रैक्टिस है अकाउंटिंग की, उस लिमिटेशन के ऊपर बात की गई है, तो वो लिमिटेशन ऊपर दर्शाई गई है। और कोई भी 2 लिमिटेशन आप लिख दीजिएगा रेशियो एनालिसिस की, उसकी कई लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग डेटा अगर सही नहीं होगा तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। अगर आप क्वालिटेटिव चीजों को इग्नोर करेंगे, अगर आप जो क्वालिटेटिव चीजें हैं अगर आपको उनको इग्नोर करते हैं तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे। रेशियो एनालिसिस की एक लिमिटेशन और है कि फोरकास्टिंग जो हम करते हैं ना, फ्यूचर की फोरकास्टिंग जो हम करते हैं वो भी बिल्कुल उसकी सही नहीं आती हर बार, है ना। तो बहुत सारी लिमिटेशन अकाउंटिंग रेशियो की रहती हैं, वो पढ़ लीजिएगा, वही आंसर आपने यहां बताना है। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये सैंपल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हुआ। ठीक है बात, एक बार इस पूरी सैंपल पेपर की सीरीज में जितने भी वीडियोस आपको जहां जहां जरूरत लगे वो वीडियोस देखिए अच्छे से, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिए और इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं एक स्ट्रेटेजी मंडे से स्टार्ट करने वाला हूं। एक बात हम लोग करने वाले हैं इसके ऊपर कि हमने 90+ स्कोर कैसे करना है अकाउंट के अंदर, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी फ्रॉम द मंडे, वी विल स्टार्टिंग इट फ्रॉम द मंडे। तो बने रहिए मेरे साथ, और कैसे आपको 90+ स्कोर करने हैं वो एक प्लानिंग में लेके आऊंगा। मंडे से हम उस पर वर्क करना चालू कर देंगे। तो बने रहिए आप लोग, अपना सपोर्ट प्यार बनाइए अपना जितना आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।